उत्तर प्रदेश को केंद्रित करते हुए परिवर्तन के 9 वर्ष से संबंधित इस विशेष कॉन्क्लेव को यहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। ये वास्तव में 9 वर्षों की उस यात्रा के बारे में वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जो आज से 9 वर्ष पहले टीनेजर्स था, यानी जिसकी उम्र उस समय 10 वर्ष रही होगी, आज वह 18 वर्ष का हो चुका होगा, यानी बालिग होने की दिशा में अग्रसर हुआ है। तो नाबालिग से बालिग होने वाली उस पीढ़ी को उस उत्तर प्रदेश के बारे में अवगत कराने का है जो आज से 9-10 वर्ष पहले अपने अभिभावक का, अपने माता पिता के हाथ पकड़ करके अपनी स्कूली लाइफ का प्रारंभ कर रहा था। इन 9 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है, ये वास्तव में वे लोग नहीं समझ पाते हैं जो वहां की व्यवस्था से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास वहां के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। तो वह व्यक्ति उसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं अनुभव करता। लेकिन जो व्यक्ति उस एक पीरियड विशेष के बाद वहां आता है, उसको परिवर्तन दिखाई देता है। अगर मैं कहूं कि भारत आज से 500 वर्ष पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो लोगों को लगेगा कि ये तो मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये सच था। आज से 500 वर्ष से लेकर के 1500 वर्ष पूर्व तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 44 से 45% था। ये लगातार ये लंबे समय तक ये बना रहा है। कारण क्या था? याद करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब सामूहिकता देखने को मिलती है और सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करके आगे बढ़ती हैं, तो उसके बेहतर परिणाम भी आते हैं। भारत के अंदर दुनिया के सबसे अच्छी लैंड और जल संसाधन थे। परंपरागत खेती, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की खेती होती थी, यानी पेट भरने के पर्याप्त संसाधन थे। हां, ये सही था कि भारत की एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर प्राचीन काल से ही निर्भर थी। लेकिन आर्थिक उन्नति होती तब है जब उसके साथ साथ आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर भी हो, उसकी ताकत भी हो, और इसके लिए उद्योग धंधों का भी हो सकता है बहुत बड़े उद्योग न रहे हो, लेकिन लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का एक बेहतरीन तंत्र था, यहां डेवलप किया गया था। उस प्रकार के कारीगर, उस प्रकार के हस्तशिल्प, ये उसका एक बहुत अच्छा ताना बाना भारत के पास मौजूद था। भारत से बनी भी इन वस्तुओं को व्यापार करने के लिए भारत का व्यापारी उसको न केवल भारत के अंदर, बृहत्तर भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता था, बल्कि दुनिया के बाजार तक भी पहुंचाने का काम करता था। जब भारत के पास ये ताकत थी
कि वहां पर अच्छी खेती बाड़ी, खेती किसानी हो, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत हो और वहां के स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की भी व्यापक संभावनाएं हों, तो उसको दुनिया की आर्थिक ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। याद करिए, दुनिया के अंदर जो आज आर्थिक समृद्धि आपको दिखाई दे रही है, इसका जो इतिहास है वो 400-500 वर्षों का है। भारत ने ये समृद्धि पहले पाई है, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने जब अपने स्वयं के संसाधनों पर विश्वास करना बंद कर दिया, अपने यहां के इनोवेशन को प्रोत्साहित करना बंद कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हमारी बाधित हुई, तो हम विपन्न होते गए। हमारे यहां तो टूरिज्म किस रूप में जाता था, यानी मान्यता क्या थी? उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए क्या था? केदारनाथ में अगर जलाभिषेक करना है तो रामेश्वरम का जल लेके आना है, और रामेश्वरम में जलाभिषेक करना है तो गंगोत्री का जल लेकर के आप जाइए। लोग चाहते थे उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे देश को एकजुट करने का, पूरब से पश्चिम को जोड़ने का, ये सभी माध्यम थे। और लोग आते थे, जाते थे, व्यापक पैमाने पे जाते थे। गांव का गांव यात्रा में निकलता था। एक उम्र के बाद लोग मान लेते थे कि भाई अब इनकी उम्र हो गई है, अब ये तीर्थाटन पे निकले। जिन लोगों को लगता था कि ये यात्रा दुर्गम है, द्रोह है, तो उसको ये मान लिया जाता था कि भाई इसकी अंतिम विदाई भी कर दो। यानी जीवन को हर प्रकार से लोगों ने इस रूप में बनाया था कि कोई किसी के ऊपर बोझ न बने। सिस्टम को इस रूप में आगे बढ़ाने का काम किया गया था। और तब भारत विश्व गुरु था। आक्रमण प्रारंभ हुए, हमारे शोध और विकास की संभावनाओं को बाधित किया गया। पहले पिछले 1000 वर्ष के अंदर भारत ने जितने आक्रमण सहे, जितने अत्याचार सहे, जितना शोषण देखा, और उस सबके बावजूद भी टिका हुआ है, ये दुनिया के अंदर बहुत कम जगहों पर देखने को मिला है कि इतने अत्याचारों के बाद भी, उन झंझावतों के बाद भी उनका मुकाबला करते हुए भी भारत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। याद करिए, ये सब कुछ के बाद आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोग जानते थे कि भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, तो ये बड़ी आबादी वैसे ही नहीं होगी। ये आबादी जो यूपी के अंदर रह रही है, केवल ये आबादी नहीं है, इसके पीछे वे कारक भी हैं जो यहां की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उसको उचित प्लेटफॉर्म आजादी के बाद यहां का राजनीतिक नेतृत्व देने में विफल रहा है। परिणाम क्या है? एक प्रकार की भ्रम की स्थिति चारों ओर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, याद करिए, आज से 9-10 वर्ष पहले इस उत्तर प्रदेश को लोगों ने प्रश्न प्रदेश बना दिया था। नौजवान के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था,
पर्व और त्योहार के पहले जो उत्सव होने चाहिए थे उन उत्सव की जगह उपद्रव शुरू हो जाते थे, दंगे फसाद होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी। सरकार के पैरेलल, उसके समानांतर माफिया और गुंडे प्रवृत्ति के तत्व सत्ता का संचालन करते थे। कोई नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं थी, भाई भतीजावाद था, बिजली नहीं मिल पाती थी, सड़कें नहीं थी, जो परंपरागत उद्यम थे वे दम तोड़ रहे थे, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, न नियत थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या होना था? उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनना ही बनना था। नौजवान के सामने पहचान का संकट आना ही आना था। किसान की लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, न तकनीक थी, न बिजली थी, न पानी था, न बीज था, न बाजार था। तो उसके सामने आत्महत्या के सिवाय बचता क्या था? क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रोजगार भी नहीं था। उन स्थितियों में 2017 में अराजकता भरे उस माहौल में, निराशा के उस माहौल में, असुरक्षा के उस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने विश्वास करके उत्तर प्रदेश में एक डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने, आपने देखा होगा सरकार जब बनी थी हमारी, तो मैंने लगभग 1 महीने तक केवल एक काम किया। मेरे मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी थे उन सबको मैं बिठाता था शाम को 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, और केवल 2 मुद्दों पे चर्चा होती थी। एक, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो उनके अलग अलग विभाग थे, उन विभागों के प्रेजेंटेशन होते थे, उन पे चर्चा होती थी, उनकी कार्य योजना बनती थी। 1 महीने तक यही हो रहा था। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, सरकार चल रही है या ये सब हो रहा है। उनको नहीं पता था कि इस प्रेजेंटेशन में छुपा हुआ है, इस कार्य योजना में छुपा हुआ है एक उस नए उत्तर प्रदेश का भविष्य, जो अब बीमारू राज्य से भारत के ग्रोथ इंजन की एक नई यात्रा को प्रारंभ करने वाला है। 1 महीने तक हमारा चला था ये सब कार्यक्रम, और फिर 1 महीने के बाद तब हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की थी। ये सस्ता, तब हमारे पास पैसा नहीं था, तब कोई बैंकर हमें पैसे देने को भी तैयार नहीं था, खजाना खाली था, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी उतना पैसा नहीं था। उत्तर प्रदेश का कुल वार्षिक बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का था। आप अनुमान करिए ना, 25 करोड़ की या 20 करोड़ की आबादी उस समय थी। 20 करोड़ की आबादी में और 2.5 लाख करोड़, ऊंट के मुंह पे जीरा है। तो उद्योग धंधे बंद थे, जहां जाते थे उस जिले में वीरानी छाती थी, लोगों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। हताशा, निराशा के वातावरण में हर व्यक्ति एक नई संभावनाओं की ओर देखता था। और तब हमें लगा कि भाई कुछ जगह सख्ती करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे,
कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। इसके लिए पॉलिसी बनेगी। हमें भाई भतीजेवाद को, परिवारवाद को, क्षेत्रवाद को यूपी के अंदर बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने वाली प्रवृत्ति रही है। इससे बचाना होगा और हम अब तक बचाए रखने में सफल हुए हैं। उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।